जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट के इस लगातार थ्योरी क्लासेस में, जिसमें कि लगातार हम ले रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था पर हम क्लासेस, और एक के बाद में एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और राज्य व्यवस्था पर जो चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट यहाँ पर करते जा रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है भारत शासन। जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में जो अधिनियम बनाए गए थे उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछले जो अधिनियम मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए थे उससे हम आगे अब बढ़ने वाले हैं, जिसमें कि लास्ट मैंने जो चार्टर एक्ट कंप्लीट किया था पिछली क्लास में, वो किया था 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। उससे हम आगे अब यहाँ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लगातार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी क्लास को आप मिस मत करिएगा, और जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ उसमें जो फैक्ट बता रहा हूँ उनके आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएगा। साथ ही साथ में आप एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट लगाइए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्री और मेंस दोनों को लिए होता रहे। और उसके लिए मैंने अलग से एक चैनल बनाया हुआ है जो कि है अभियान एकेडमी। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप वहां से पूरी एमसीक्यूज लगा पाए, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट एमसीक्यूज ले रहा हूँ। तो एमसीक्यूज के लिए आप अभियान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थ्योरी क्लास का डेडिकेटेड चैनल जो कि अभी चल रहा है, जिसमें कि मैं लगातार थ्योरी ले रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। तो आप इन दोनों चैनल को लगातार देखिए, एक भी मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी सभी क्लासेस को आप शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी देख पाएंगे। और लाइक, अगर आपको वाकई में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हम अब, जो कि ये 13वीं क्लास है, 13th ये क्लास है, जिसमें कि मैं भारत में जो कंपनी एक्ट थे उस पर मैं क्लास ले रहा हूं। तो उसका जो अगला पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, जो कि 1833 के बाद में जो चार्टर एक्ट बना था उस पर हम ये पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे, जो कि 1853 का। और उसके बाद में एक और सब्जेक्ट लेंगे, एक और टॉपिक लेंगे, जो कि है भारत शासन अधिनियम का। भारत शासन अधिनियम का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो कंप्लीट कराए थे उनकी एक बार आप फिर से समरी ले लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो जैसे पहले मैं बता चुका हूं क्लासेस में कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के समय में, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, उस समय की बात की जाए तो उस समय ब्रिटिश जब भारत पर व्यापार के माध्यम से आए थे, तो व्यापार के माध्यम के बाद में फिर यहाँ पर धीमे धीमे करके उनका राजनीतिक करण भी किया उन्होंने, और राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गए थे। और राजनीति में इन्वॉल्व होने के बाद में सबसे पहला अधिनियम 1773 का आया, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद में, जब उनका एक क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है, जो कि बंगाल था। ठीक है ना, बंगाल के ऊपर जब होता है तब उन्होंने यहाँ पर अपने अधिनियम बनाए थे, जो कि कंपनी लॉ के नाम पर कहलाए, जिसमें कि कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, उसी कंपनी के नाम पर यहाँ पर कंपनी अधिनियम लाए गए थे, जो कि 1773 से लेके 1753 तक होते हैं। 1753 तक ये अधिनियम माने जाते हैं। फिर उसके बाद में जब 1853 1700 बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, 1853 तक के जो अधिनियम है वो कंपनी एक्ट के नाम पर जाने जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया, जिसमें कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में अमेंडिंग एक्ट, फिर कंपनी एक्ट, उसके बाद में फिर चार्टर एक्ट बने। तो ये सब अलग अलग तरीके से इनको डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपको उसी एंगल में इसको याद करना होगा। तो 1853 तक ये कंपनी एक्ट कहलाए, जो कि कंपनी के अधिनियम, यानी कि जब तक कंपनी का शासन था तब तक एक्ट सारे कंपनी एक्ट कहलाए। उसके बाद में जब 1857 की जो क्रांति हुई, जो कि एक सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, उस सिपाही विद्रोह के बाद में जो एक्ट आया, क्योंकि उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर शासन आ गया था, तो जितना क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन रहा, अंग्रेजों के शासन में रहा, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। और ब्रिटिश क्राउन ने जब उस पर रूल किया, तब उसमें जो एक्ट आया वो भारत सरकार है, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश के अंदर में जो क्षेत्र था वहां पे उसको भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम के रूप में जाना गया। यानी कि 1858 में जो सबसे पहला एक्ट आया था, उसके बाद में 1947 तक के जो एक्ट थे वो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर 1781, जिसको कि अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने कंप्लीट किया था पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया। उसके बाद में 1786 में कंपनी एक्ट आया, जिसको कि कॉर्नवालिस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। कॉर्नवालिस
एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनकर आया था तब उसने कुछ प्रावधान, कुछ शर्तें रखी थी, उस शर्तों को यहाँ पर लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, इसलिए इसको कॉर्नवालिस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जितने भी अधिनियम उसके बाद जो आए, उसके बाद 1786 के बाद में 1793 का एक्ट, 1813, 1833 और 1853 के जो एक्ट कहलाए वो चार्टर एक्ट, सनद, सनद बोलते हैं, सनद, एक सनद के रूप में उसमें जोड़ा गया, तो चार्टर एक्ट के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्ट चार्टर के रूप में, जो कि लास्ट के चार हैं, और ऊपर के जो चार हैं वो चारे की चारे चारों रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट और कंपनी एक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम याद करें तो टोटल कंपनी एक्ट के तहत 8 एक्ट आते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि 8 एक्ट जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद के जो एक्ट है वो भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम या फिर क्राउन रूल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे उसमें हमने ये 1833 तक के जो चार्टर एक्ट है वहां तक की जो क्लासेस हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में, जो कि मैंने कंप्लीट कर दी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे, जो कि 1853 का चार्टर एक्ट कहलाता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम को भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो दो आज एक्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में आप अपने नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप उसको अपने ही खुद की भाषा में लिखेंगे तो आसानी से आपको याद भी होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए आप अभियान एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के साथ में, जिसमें कि आप सारे एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं 1853 का जो एक्ट था, जिसको कि आखिरी चार्टर एक्ट कहा गया है जिसको, क्योंकि इसके बाद में चार्टर एक्ट नहीं, इसके बाद में फिर भारत सरकार अधिनियम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 1858 का। तो ये जो एक्ट है इसको चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बोला गया है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिख लेने हैं, बिल्कुल याद कर लेने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर 1793 से लेकर 1857 के दौरान जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए जो अधिनियम थे, ठीक है ना, उस अधिनियम में ये एक अंतिम अधिनियम था। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और बाकी में आपको डिस्क्रिप्शन की तरफ में आंसर लिखने हैं, तो आप उसमें ये पॉइंट जरूर जोड़ लीजिएगा। ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की जो श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, उस सीरीज का ये अंतिम अधिनियम माना जाता है, और अंतिम अधिनियम था ये। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो अधिनियम आए वो भारत सरकार अधिनियम कहलाए या फिर क्राउन लॉ के रूप में जाने गए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं आखिरी चार्टर अधिनियम। तो ये आखिरी चार्टर अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अब अपन इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। यहां पर अगर बात की जाए तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना, संवैधानिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण लॉ था, ये अधिनियम था, महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है ये। और इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर जो विधायी थी, इससे पहले के जो अधिनियम थे उसमें जो विधायक कार्य थे, यानी कि जो लेजिस्लेटिव के जो वर्क थे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता था, प्रशासनिक कार्य जो होते थे, वो दोनों मर्ज होते थे, और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे गवर्नर जनरल को ही लेनी पड़ती थी और वो हैंडल करते थे। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यानी कि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं
ठीक है ना। ये छोटे पैकेट बड़े धमाल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये छोटा पैकेट ही है, जब आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो अगर नहीं बनता है तो भी धमाल होता है, और बन जाता है तो भी धमाल होता है। इसलिए इसको याद आपको करना पड़ेगा। यानी कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल की जो विधायी थी, यानी कि उसकी जो लॉ बनाने के नियम थे वो अलग कर दिए गए थे, और साथ ही साथ में उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, यानी कि प्रशासनिक कार्यों को, दोनों को अलग कर दिया गया। तो इसको लिखना है आपको किस तरीके से, गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहां पर ये पॉइंट सबसे पहला है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में इसके तहत यहाँ पर जो परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए थे, जिनको कि विधान पार्षद कहा गया। इनको क्या कहा गया, विधान पार्षद। ये पॉइंट में नोट कीजिएगा, इनको क्या कहा गया, 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिनको कि विधान पार्षद के रूप में जाना गया, और विधान पार्षद इनको कहा गया। यानी कि इसको अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसको कि केंद्रीय विधान, यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, तो इसको अपन गवर्नर जनरल, ये को नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो 6 नए पार्षद बनाकर, नए 6 पार्षद, यानी कि काउंसिल में 6 नए और मेंबर जोड़ दिए गए, और यहाँ पर गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसको कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में जो प्रशासनिक कार्य थे, जो विधायी कार्य थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग करने के बाद में यहाँ पर 6 नए पार्षद जोड़े गए। 6 नए पार्षद जोड़ने के बाद में यहाँ पर गवर्नर जनरल के लिए एक पूरी नई बॉडी का गठन होता है। इस बॉडी को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, और इसी परिषद ने यहाँ पर जो काम किया था, वो एक इस तरीके से कार्य किया था जैसे कि एक छोटी संसद हो। यानी कि इस परिषद ने छोटी संसद की तरह यहाँ पर ये कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। छोटी संसद की तरह यहाँ पर ये काम किया गया। तो ये पॉइंट सारे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि इसमें वही प्रोसीजर अपनाया गया, वही प्रक्रिया अपनाई गई जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। यानी कि उस समय ब्रिटिश संसद जिस तरीके से रूल फॉलो करता था, एक संसद में, उनकी संसद में उनके कॉमन हाउस था, ठीक है ना, उस कॉमन हाउस की तरह ही यहाँ पर भी वही प्रोसीजर, वही प्रक्रिया अपनाई गई जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर, अगला जो पॉइंट है वो भी नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट जो है, इसमें पहली बार विधायिका को जो है
वो यहाँ पर सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। यानी कि यहाँ पर एक विधायिका, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य दोनों अलग अलग कर दिए गए। जब अलग अलग कर दिए गए तो यहाँ पर जो विधायिका थी उनको पहली बार सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में जाना गया। यानी कि विशेष रूप से यह कार्य जो थी वो विधायिका की कार्य करने वाली थी और सरकार का विशेष कार्य करने वाली थी, और जिसके लिए एक विशेष मशीनरी और एक प्रक्रिया की जरूरत थी पूरी की पूरी। तो इसमें क्या हुआ, जब पूरी की पूरी यहाँ पर भाई यहाँ पर जो विधायी थी वो विधायी पूरी की पूरी कंप्लीट तरीके से जब काम करने की जरूरत पड़ी तो पूरी एक नई मशीनरी की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती थी। तो जब नई मशीनरी की जरूरत पड़नी थी तो यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती, एक सिविल सर्वेंट्स की जरूरत यहाँ पर पड़ती जो कि वो पूरा कार्यभार संभालना उनको पड़ता। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयनों हेतु यहाँ पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई, जिसमें कि भारतीय नागरिकों को मौका दिया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें अलग से विधायक अलग से 6 पार्षद बने और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और विधायी पार्ट अलग कर दिया गया और पूरी की पूरी जो मशीनरी थी एक छोटी संसद की तरह उपयोग हुई। और यहाँ पर जो विधान जो एक अलग तरीके से यहाँ पर एक सरकार के रूप में कार्य करने की यहाँ पर एक विशेष रूप से ये जाना गया इनको। और यहाँ पर एक विशेष मशीनरी के कारण यहाँ पर जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा कि यहाँ पर एक विशेष मशीनरी यानी कि विधायी कार्य के लिए विधायी कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष मशीनरी की आवश्यकता पड़ी। तो उसी विशेष मशीनरी के लिए यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु यहाँ पर एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया गया। यानी कि यहाँ पर अब सिविल सेवक जो कि आज के समय में अगर सिविल सेवकों की बात की जाए तो जो आईएएस और आईपीएस की भर्ती जो आज के समय में होती थी उस भर्ती की शुरुआत वहां पर 1853 की चार्टर एक्ट में जरूरत पड़ गई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, सिविल सर्वेंट सिविल सेवक की भर्ती, रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए यहाँ पर ओपन, ठीक है ना, खुली भर्ती शुरुआत की गई। खुली भर्ती की शुरुआत हुई यहाँ पर 1853 की चार्टर एक्ट में। और यहाँ पर एक विशिष्ट भारतीय जो थे, मतलब विशिष्ट जो सिविल सेवा थी, ठीक है ना, भारतीय नागरिकों के लिए भी यहाँ पर खोल दी गई थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, विशिष्ट सिविल सेवा, भारतीय नागरिकों के लिए खोली गई। खोल दी गई। अब यहाँ पर भारतीय भी इस मतलब जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें यहाँ पर अपने आप को
यहाँ पर परख सकते थे और इसमें जा सकते थे, जिसमें कि अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर सकते थे। तो यहाँ पर एक प्रकार की विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था मैकाले कमेटी। ठीक है ना, इसको भी बिल्कुल नोट कीजिएगा। इस भर्ती की शुरुआत के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी, जो कब हुई थी? 1854 में। 1854 में एक भारतीय सिविल सेवा के संबंध में, यानी कि यहाँ पर ये देखा जाए कि, तो इसको यहाँ पर एक नोट जरूर लिखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। क्योंकि भारतीयों को यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनाना था, तो उसके लिए एक नई कमेटी का गठन हुआ, जो कमेटी की देखरेख में यहाँ पर इसकी पूरी नियुक्ति करने आई थी। यानी कि इस कंपनी, मतलब इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया था, ये याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर अब भारतीयों को भी मशीनरी में इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सपेंशन हो गया था, और यहाँ पर कंपनी के शासन का विस्तारण हुआ था, विस्तारित कर दिया गया था, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का भी अधिकार दिया गया इससे। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके सारे क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे पहले के जो अधिनियम थे, उन अधिनियमों में के विपरीत इसमें किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। उसमें क्या ना, आपने देखा होगा 1833 का जो अधिनियम था वो 20 वर्ष तक के लिए, यहाँ पर जो 1813 का अधिनियम था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो टेन्योर था, उसका जो समय अवधि थी वो आगे 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। देन उसके बाद में आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ राइट्स ले लिए थे और ओपनली खोल दिया गया था अन्य यूरोपीय कंपनी की, जो इंग्लैंड की कंपनी थी उनके लिए, और साथ ही साथ में कुछ में मोनोपोली दे दी थी, जिसमें कि कॉफी, चाय और चीन के साथ में व्यापार था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। इसमें जो पहले जो अधिनियम थे उसके विपरीत काम हुआ, और इसमें किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया कि ये काम सिर्फ इतने समय के लिए होगा या फिर इतने समय के लिए होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी इसकी इन्फिनिटी थी, और इसको कभी भी खत्म किया जा सकता था और कभी भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। यानी कि इसको, इसमें सरकार के कंट्रोल में पूरी चीजें आ गई थी। यानी कि सरकार जब चाहे किसी भी नियम पर कोई भी अंकुश लगा सकती थी, या फिर उसको किसी भी तरीके से विस्तारित कर सकती थी। यानी कि इससे ये स्पष्ट था कि संसद के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था यहाँ पर। यानी कि जो कंपनी के अंडर में जो रूल हो रहा था, यानी कि अब संसद ने यहाँ पे पूरा रूलिंग कर लिया था। यानी कि पूरा का पूरा जो भारत में अंग्रेजों का शासन क्षेत्र था वो यहाँ पर ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत आ गया था, उसके कब्जे में अधिकार कर दिया गया था। तो पूरे के पूरे जो राइट्स थे वो यहाँ पर संसद के पास में आ गए थे। यानी कि इंग्लैंड की जो ब्रिटिश कॉमन हाउस था उसके अंडर में आ गए थे। तो इससे स्पष्ट था यहाँ पे कि संसद के द्वारा अब कंपनी का जो शासन था, कंपनी का जो यहाँ पर पूरी की तरीके से कब्जा करके रखा था, उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता था। तो ये स्पष्ट हो गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। और इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। यानी कि स्थानीय जो वहां के जो लोकल लोग थे उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर 6 नए विधायी पार्षद चुने गए थे, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के अलावा 6 और जोड़ दिए गए थे। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो 6 नए पार्षद जोड़े थे उसमें से 4 का चुनाव बंगाल से हुआ था, मद्रास, बंबई और आगरा के जो स्थानीय प्रांतीय सरकार के द्वारा किया गया था। 6 में से 4, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। 6 जो पार्षद थे में से 4 पार्षद का चुनाव, 4 पार्षद का चुनाव जो हुआ था मद्रास,
बंगाल, मद्रास, बंगाल, बंबई और आगरा। आगरा के जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी उस समय, वहां पे जो प्रांतीय सरकारों की शुरुआत हो गई थी, स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया। यानी कि उन्होंने यहाँ पर चुनकर ये जितने भी पार्षद थे वो यहाँ पर गवर्नर जनरल की काउंसिल में भेजे थे। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको वैसे ही याद कर लेना है। तो ये सारे पॉइंट आप कंप्लीट होते हैं जो कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत यहां से होती है जो कि 1853 का चार्टर एक्ट है, जिसको कि आखिरी चार्टर एक्ट के रूप में जाना जाता है। और अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो पहली बात यहाँ पर रखी गई कि इसको एक संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ में गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधायी थी उसमें प्रशासनिक कार्य और जो उसके विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे अब दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की शुरुआत इस अधिनियम से की गई थी। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट था यहाँ पर इस परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ा गया था, जिनको कि विधान पार्षद के रूप में जाना जाता है। और इस परिषद में एक छोटी सी संसद की तरह कार्य करना चालू कर दिया था। जिस तरीके से ब्रिटिश में एक संसद थी जो ब्रिटिश कॉमन हाउस कहा जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर कार्य करना, उसी पैटर्न में यहाँ पर भी यह कार्य करना चालू हो गया था। अगला यहाँ पर विधायी कार्य पूरा करने के लिए एक विशेष मशीनरी की आवश्यकता पड़ी और उसी मशीनरी के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर किया गया था सिविल सर्विसेज की शुरुआत कर दी गई। और उसी के लिए यहाँ पर जो विशिष्ट सिविल सेवा थी वो भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ पर खोली गई थी। और उसके लिए यहाँ पर गठन किया गया था, किसका, यहाँ पर किया गया था मैकाले समिति का गठन किया गया था 1854 में। और ये भारतीय सिविल सेवा के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जिससे कि जो भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उनको यहाँ पर उस मशीनरी में एंटर किया जा सके। जो पढ़े लिखे युवक थे जो कि उस समय अच्छे खासे भारत जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उससे बहुत ही ज्यादा परिचित हो गए थे और यहाँ पर पढ़कर आ गए थे। और यहाँ पर जो 6 पार्षद थे ये इंपॉर्टेंट है, 6 में से जो 4 पार्षद का चुनाव हुआ था वो वहां पर जो स्थानीय सरकार थी जो कि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा में उस समय चल रही थी, उन सरकार के द्वारा चुना गया। तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आगे चलते हैं जो कि है इसके बाद में जब 1857 का रेवोल्यूशन होता है, जिसको कि सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। जब उस विद्रोह को दबाया गया क्योंकि उसमें कंपनी का जो एक कमजोर वर्ग था, यानी कि कंपनी का जो कमजोर शासन है वो उभर कर आया और यहाँ पर पूरा शासन जो है ताज के हाथों में चला गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जब आ जाता है और जब उस विद्रोह को दबाया जाता है, देन उसके बाद में सामने आता है ब्रिटिश क्राउन का शासन, जिसको कि आगे जाकर भारत शासन के रूप में जाना जाता है। उसी भारत शासन में यहाँ पर जो अधिनियम आए वो भारत शासन अधिनियम कहलाए, जो कि सबसे पहला अधिनियम जिससे कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ वो कहलाया 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो हम उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में ये जाना जाता है। दोनों पॉइंट समझिएगा। अगर हम भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो अधिनियम है ये अधिनियम 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक के जितने भी अधिनियम आपको देखने को मिलेंगे वो सारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम या फिर ताज शासन, यानी कि उसमें ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो अधिनियम आए वो अधिनियम ये कहलाते हैं, या इसको भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब हम एक एक करके ये भारत सरकार अधिनियम को समझेंगे, जिसमें कि 1858 से शुरुआत होती है और एक एक करके वो सारे अधिनियम आते हैं। आज के में सिर्फ हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम समझेंगे।
तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, इस अधिनियम का जो निर्माण हुआ था वो मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के बाद किया गया था। यानी कि यहाँ पर भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कि सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, और उसके तहत यहाँ पर जब उसको दबाया गया, जब उसको न्यूट्रल किया गया, देन उसके बाद में ये जो अधिनियम है ये इन्वोक करके यहाँ पर आता है, जो कि ब्रिटिश क्राउन लॉ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, इस अधिनियम का नाम प्रसिद्ध इस कानून के रूप में जाना जाता है, जाना जाता था, जो कि पहले ही चल रहे थे, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो उस पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत में अब जिस तरीके की व्यवस्था थी, जिसमें कि वहां के भारत में रहने वाले जो नागरिक थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो भारत में अच्छा शासन बनाने के लिए अधिनियम जो लॉ थे, लॉ के नाम को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया और नई तरीके की व्यवस्था की शुरुआत इस अधिनियम से अपने को यहाँ पर देखने को मिली। तो वो थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो गवर्नर और राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी, यानी कि पहले जो पूरे के पूरे जो पावर थे वो गवर्नर के क्षेत्र के गवर्नर के अंडर में आते थे, और वहां पे जो रेवेन्यू कलेक्शन था, यानी कि राजस्व से रिलेटेड जितनी भी पावर थे वो पूरे पावर उसी के हाथ में रहते थे। अब वो पूरे के पूरे पावर वहां से हटाकर ब्रिटिश राज से ही राजशाही, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है यहाँ पर। अठारह के सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार ब्रिटिश राजशाही को ट्रांसफर कर दिए गए। ब्रिटिश राजशाही के पास आ गए थे। और यहाँ पर जो गवर्नर के क्षेत्र थे, जिसमें कि गवर्नर रूल करता था, वो पूरे के पूरे रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी शक्तियां थी वो भी पूरी ब्रिटिश राजशाही पर ट्रांसफर कर दी गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन था वो सीधे अब महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, और गवर्नर जनरल का जो पद था वो पद को बदलकर अब भारत का वायसराय इसी अधिनियम से कहा गया। गवर्नर के पद का नाम बदलकर क्या कहा गया यहाँ पर, भारत का वायसराय, यानी कि यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया और इसको भारत का वायसराय बोला गया। बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला जो वायसराय बना था वो गवर्नर जनरल, उस समय का जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1856 में लॉर्ड केनिंग भारत का
गवर्नर जनरल बनकर आया था, और उसके बाद में जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था उस समय भी वो गवर्नर जनरल था। और जब भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आया 1858 का जो अधिनियम अधिनियम आया, उस समय भी वो गवर्नर जनरल यहाँ पर रहा था। उसी गवर्नर जनरल का अब यहाँ पर जो तय हुआ था वही आगे जाके पहला वायसराय बना, यानी कि वो एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि गवर्नर जनरल भी रहा और उसके बाद में यहाँ पर वायसराय भी बना। ठीक है, तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, जो कि गवर्नर जनरल भी था। 1856 में वो गवर्नर जनरल बनकर आया था और ये 1862 तक ये यहाँ पर रहता है। और उस समय 1858 में ये पहला पहला वाइस रॉय बना, पहला वाइसरॉय यहाँ पर बनकर ये आता है। यानी कि इस अधिनियम में यहाँ पर ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पहला वाइसरॉय यहाँ पर बनकर ये आ गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट दोनों को यहाँ पर समाप्त किया। ठीक है, क्योंकि जो नियंत्रण बोर्ड था और जो निदेशक कोर्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन समाप्त कर दिया गया, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो नियंत्रण बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं थी और ना ही निदेशक कोर्ट की आवश्यकता थी। तो ये अधिनियम जैसे ही आया, जैसे ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है तो यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट दोनों को समाप्त किया गया। दोनों को समाप्त कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे समाप्त हुआ तो भारत में जो शासन की जो प्रणाली थी, यानी कि इस दोनों के द्वारा यहाँ पर ड्विल गवर्न पॉलिसी चलाई जाती थी, तो यहाँ पर भारत में जो द्वैत शासन प्रणाली चलाई जाती थी उसको भी समाप्त किया। द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली को भी यहाँ पर समाप्त। अगला यहाँ पर एक नए पद का सृजन हुआ, और यहाँ पर जब द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हुई और यहाँ पर जो कंट्रोल बोर्ड था और निदेशक बोर्ड दोनों को जब समाप्त कर दिया गया, देन उसके बाद में एक नया यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की गई, नया पद यहाँ पर क्रिएट किया गया जिसको कि भारत के राज्य सचिव का पद मानते हैं। भारत में भारत का जो सचिव था वो सचिव का पद, यानी भारत में जो राज्य था यहाँ पे कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था, उसके लिए एक पद क्रिएट किया गया, एक पोस्ट क्रिएट की गई जिसको कि सचिव, और इंग्लिश में उसको सेक्रेटरी बोला जाता है। तो भारत का राज्य सचिव का पद यहाँ पर बनाया गया, जिसमें कि भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उस पर नहीं थी, यानी कि पूरा जो कंट्रोल करता था वो भारत के राज्य का जो सचिव बनाया गया था, वो भारत के प्रशासन का पूरा नियंत्रण उसके पास में आ गया था, पूरी पावर उसके पास। यानी कि यहाँ पर जो वायसराय था वो वायसराय बिना उसके सजेशन के यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था, उसका परामर्श यहाँ पर आवश्यक था। एक नया पद, क्या, भारत के का राज्य सचिव बना।
भारत का राज्य सचिव का जो पद है वो बनाया गया और यहाँ पर भारतीय प्रशासन की जो पूर्ण संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसके हाथ में यहाँ पर दे दी गई। यानी कि भारत के राज्य सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का यहाँ पर, यानी कि जो सचिव हुआ करता था वो सचिव ऐसे नहीं था, वो सचिव यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट का क्या होता था, यहाँ पर मेंबर हुआ करता था। यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट का जो मंत्री हुआ करता था वो मंत्री भारत में आके डिप्यूट किया जाता था। यानी कि भारत में रहने वाला जो राज्य का सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति वो उत्तरदायी था। संसद के प्रति वो, ब्रिटिश संसद के प्रति वो उत्तरदायी था। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके क्लियर होते चले जा रहे होंगे। यहाँ पर अब जो सचिव बना तो सचिव को कहीं ना कहीं पे मदद की जरूरत, क्योंकि पूरी टीम की जरूरत पड़ती है किसी भी पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को संभालने के लिए। जैसे कि गवर्नर जनरल को पूरी परिषद की जरूरत पड़ी थी, तो यहाँ पे भी एक परिषद की अगर आवश्यकता पड़ेगी। तो जब सचिव के हाथ में पूरा कंट्रोल, वहां पे गवर्नर जनरल के हाथ में कंट्रोल था और यहाँ पर वायसराय था और सचिव था, लेकिन सचिव के हाथ में पूरी पावर आ गई थी और पूरी शक्तियां उसके हाथ में थी। तो उसकी सहायता के लिए यहाँ पर एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद में यहाँ पर 5 सदस्य लिए गए, यानी कि 5 सदस्यीय परिषद का यहाँ पर गठन किया गया, जो कि एक प्रकार से एक सलाहकारी परिषद हुआ करती थी। यानी कि जो कि सचिव को यहाँ पर राय दिया करती थी, सलाह दिया करती थी और उस सलाह के साथ में यहाँ पर सचिव अपने निर्णय लेता था। पांच सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्योंकि सचिव की क्या करती थी, एक प्रकार से सलाहकार परिषद थी। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाने चाहिए। अब क्या, परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत के सचिव को बनाया गया, यानी कि इस पूरी की पूरी परिषद का जो अध्यक्ष था, जो प्रेसिडेंट था, वो भारत का सचिव, जो कि ब्रिटिश के संसद का सदस्य हुआ करता था और ब्रिटिश की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और भारत की पूरी जो कार्य करने की, भारत में पूरा कंट्रोल करने की शक्तियां उसके पास में थी। तो अब इस परिषद, जो परिषद इसको सलाह देने वाली थी, उसका जो अध्यक्ष था वो भारत का सचिव को ही बनाया गया, क्योंकि एक नियमित निकाय भी थी, यानी कि एक प्रकार से एक रेगुलर बॉडी भी थी, रेगुलर बॉडी डेवलप की गई और जिसे भारत और इंग्लैंड के, मतलब यहाँ पर ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पर भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार था। यानी कि इस बॉडी के पास में यहाँ पर ये एक सीधी की सीधी निगमित निकाय थी। क्या थी ये? निगमित निकाय थी और इसके पास में इंग्लैंड और भारत दोनों में मुकदमा करने का अधिकार था। अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा रूल का उल्लंघन होता है, कानून के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, तो मुकदमा करने का अधिकार इस पूरी परिषद के पास में था। यानी कि 1858 का कानून का जो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर देखा जाए तो वो था प्रशासनिक मशीन में सुधार था और जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का जो अधीक्षण है और उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर कंट्रोल करना था, यानी कि उसका नियंत्रण करना था और साथ ही साथ में उसको कंट्रोल, उस पर पूरी तरीके से उसका अधीक्षण, यानी कि उसको देख रेख में रखना था। ये 1858 के प्रमुख कानून का जो कानून का जो प्रमुख
एम था, प्रमुख उद्देश्य था, वो यही था। ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 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 मशीनरी थी, उस मशीनरी में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमजोरी थी। उस कमजोरी के कारण यहाँ पे 1857 का जो एक विद्रोह देखने को मिला, और वहां पे भारत के रहने वाले जो नागरिक थे उनका जो शोषण हुआ, उसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी, किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया था। तो इसमें क्या बात हुई, इसमें ये बात समझ लेते हैं कि इसने भारत की जो प्रचलित प्रशासन प्रणाली थी, प्रचलित जो शासन प्रणाली थी, प्रणाली में से कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया। बस ये है कि गवर्नर की जगह वायसराय आ गया, और जो कंट्रोल बोर्ड थी या फिर या फिर जो निदेशक बोर्ड था, उसकी जगह पे सचिव रख दिया गया। और जो गवर्नर की जो सलाहकार जो परिषद थी, उस परिषद की जगह सचिव के लिए 5 सदस्यों की एक परिषद का गठन कर दिया गया। बस इतना ही अंतर हुआ था, बाकी कुछ भी अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। ठीक है ना, इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके मैंने मेन मेन बिंदु आपको यहाँ पर समझा दिए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का जो भारत परिषद अधिनियम है, जो कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहलाता है, उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, सारी क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। एक एक पॉइंट्स में आपको यहाँ पर समझाऊंगा और अच्छे से एलोबरेट करूंगा। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, और साथ ही साथ में क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। और एमसीक्यू के लिए आप अभियान एकेडमी को जरूर फॉलो कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे एमसीक्यूज वहां पर मिलते रहेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, इस क्लास को यहीं पे अपन खत्म करते हैं।